आप लोग आज हम वही कंटिन्यू करेंगे जो पिछले लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 ठीक। चैप्टर नंबर 8 था आपका कंपाउंड्स ऑफ HCl, ठीक, जिसमें हमने पहला पार्ट HCl गैस का कवर कर लिया था पूरा पिछले लेक्चर में। आज उसी के आगे हम सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे HCl एक्वस, यानी कि HCl सॉल्यूशन की बात पूरे लेक्चर में होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। पहले बात आती है HCl एक्वस के प्रिपरेशन की। HCl एक्वस के प्रिपरेशन की बात करेंगे तो रिएक्शन वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कल हमने पूरे अपरेटस की बात करी थी, पूरे सिस्टमैटिक अपरेटस की बात करी थी कि किस तरह हम HCl फॉर्म कर रहे थे। जहां पे हम HCl गैस को कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, जहां पे हम HCl गैस को कलेक्ट कर रहे थे वहीं पे हम वाटर से उसको सॉल्युबल कराते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे HCl एक्वस मिल जाता है। ठीक, बट दिक्कत कहाँ आती है, ये आपका बैक सक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब पहले बात कर ले बैक सक्शन की। तो बैक सक्शन होता क्या है? मान लीजिए इस पाइप के थ्रू आपकी गैस आ रही है, ठीक है, आ रही है। यहां पे आप यहां पे इसकी सॉल्युबिलिटी करा रहे हैं, ठीक है, यहां पे आप इसकी सॉल्युबिलिटी करा रहे हैं। लेकिन दिक्कत आती है जब यहां पे प्रेशर जो है लो हो जाता है। प्रेशर लो क्यों हो जाता है? जो आपकी फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही थी HCl की, वो ऐसा तो है नहीं, कंटिन्यू होती रहती है। और इसलिए भी नहीं होता, इसलिए भी बैक सक्शन होता है कि आपकी HCl की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर के साथ बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जितनी HCl गैस आपकी बन नहीं पा रही है उससे ज़्यादा यहाँ सॉल्युबल हो जा रही है। ठीक, तो ये आपका बैक सक्शन क्रिएट करता है। बैक सक्शन मतलब ये जो वाटर है आपका पाइप के थ्रू ट्रेवल करने लगता है और HCl यहाँ से आ रही होती है। यहाँ पे आपका लो प्रेशर रहता है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर रहता है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका वाटर जो है वो पाइप के थ्रू फ्लो होने लगता है। अब प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है बैक सक्शन की वजह से कि ये एक्सप्लोड होने के भी चांस रहता है। ठीक, इस पाइप का एक्सप्लोड होने का भी चांस रहता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नैरो पाइप थी इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं यूजिंग द फनल। ठीक है, अब फनल का यूज करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? ठीक, ठीक है, H2O है, HCl गैस है। ठीक, अब यहां से आपकी गैस ट्रेवल कर रही है, वाटर में सॉल्युबल हो रही है। अब इससे फायदा यह होता है कि जो आपकी गैस जो थी वो आपकी नैरो होल से निकल रही थी, अब वो क्या होगी, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वो पूरी फनल के सरफेस एरिया से ट्रेवल करती हुई निकलेगी, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो जितना टाइम HCl गैस को बनने में लग रहा था, थोड़ा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे। किस लिए? जब बैक सक्शन की बात आएगी तो ये वाटर जो होगा ये पूरा पहले एरिया कवर करेगा, फिर पाइप के थ्रू ट्रेवल करेगा। ठीक, तो जब तक ये एरिया कवर कर पाएगा तब तक HCl गैस यहाँ से आ जाएगी, फिर सॉल्युबिलिटी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या किया, सरफेस एरिया इंक्रीज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई और जो एक्सप्लोड की
कंडीशन थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक, फिर अगर मान लीजिए ऊपर जाता भी है तब तक HCl गैस आ जाएगी तो ये फिर सॉल्युबल हो जाएगा। तो इससे एक्सप्लोड की कंडीशन डिक्रीज हो जाती है और उतना प्रेशर डिफरेंस भी नहीं क्रिएट हो पाता जितना पिछले वाले केस में हो रहा था। तो ये था आपका बैक सेक्शन। अब चलते हैं आगे बैक सेक्शन के। थोड़ी HCl एक्वस की बात कर लें। तो ये क्या था, पहली चीज HCl गैस थी आपकी, उसको हमने ट्रीट कराया था वाटर से, वो आपको दे रहा था HCl एक्वस दे रहा था। ठीक, अब जहां पे आप कलेक्ट कर रहे थे HCl को, वहीं पे आप वाटर से ट्रीट करा दे रहे थे तो आपको HCl एक्वस मिल रहा था। अब ये कंसंट्रेशन HCl क्या होता है, पहले लो होता है फिर धीरे धीरे हाई हो जाता है। तो डाइल्यूट के केस में बात करें तो ये कितना होगा, 36.6% बाई वेट। ठीक, लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करें तो ये मैक्सिमम कितना जाता है, 22.2% बाई वेट। ठीक, फॉर्मूला वही है कंसंट्रेशन का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, HCl गैस है, और सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी HCl की। इसका एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए क्या क्या यूज होगा वो आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक, तो जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा था, कलेक्ट कर रहे थे, उसी में हम सीधा यहां से एक कनेक्शन करके यहां पर डिस्टिलेशन प्रोसेस अगर कर दें तो आपका जो डाइल्यूट था वो सीधा कंसंट्रेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब दिक्कत कहां आती है, बीच में आपको मिलता है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम बेसिकली सॉल्यूशन को हीट करते हैं और वाटर को इवेपोरेट करते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन होता है जब आपने कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोवाइड करी, उसको प्रोवाइड करते रहे, तो एक मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर 70% वाटर 30% HCl था, आपने हीट किया, ये गया 60% 40%, फिर ये आ गया 50% और 50%। तो ये एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऐसा कंसंट्रेशन होता है जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली हीट तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन में ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, यानी दोनों चीजें आपकी कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक, लेकिन होता क्या है कि जब ऐसा कंसंट्रेशन एग्जिस्ट कर जाए कि हम कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, यानी कांस्टेंट हो गया है, उसे हम बोलेंगे एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक, चलते हैं आगे, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कलर। तो इसका कलर होता है येलोइश। किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से।
क्लोरीन का कलर होता है आपका येलोइश ग्रीन। तो इसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर होता है येलोइश। ठीक, येलोइश कलर तो होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद येलोइश कलर जो होता है वो आपका डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली जो आपको कलर मिलता है वो आपका होता है कलरलेस। ठीक है, यानी अगर आप स्टार्टिंग में HCl को वाटर में मिलाएंगे तो आपको येलोइश कलर तो मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ओडर। तो ये इसका सेम क्लोरीन की तरह स्मेल होती है, कौन सी, पंजेंट। ठीक है, टेस्ट की बात करें तो टेस्ट होता है आपका शार्प, जो एसिड का होता है एक्चुअली। ठीक है, अब इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ठीक, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो HCl गैस का तो मेल्टिंग पॉइंट था -83 डिग्री सेल्सियस, इसका इंक्रीज होके हो जाता है 109.23 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कब का है, जब आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है, मतलब 22.2% बाई वेट। ठीक, तो आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, 109 की रेंज पे कंसंट्रेटेड के लिए। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी होती है जो इसे रिएक्टिव बनाती है, जिसे हम बोलते हैं कोरोसिविटी। ठीक, यानी कोरोजन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये क्या कर देती है, वुडन ड्राई वुड को ये कन्वर्ट कर देती है किसमें, ब्राउन कलर में। ठीक है, तो यानी इसमें कोरोसिवनेस भी होती है, यही कोरोसिवनेस HCl गैस में भी होगी। अब चलते हैं आगे चल के देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला है आपका इंडिकेटर्स के कलर। तो कल भी बताया था, ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करता है, मिथाइल ऑरेंज को ये पिंक में कन्वर्ट करता है, फेनोक्सिलीन सॉल्यूशन को ये कलरलेस में कन्वर्ट करता है। ठीक, लेकिन वहां पे हमने सबके सॉल्यूशन की बात करी थी, क्योंकि जो आपकी गैस होती है वो लिटमस का कलर नहीं चेंज करेगी। ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे सब क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर, वहां पे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब चलते हैं आगे। एसिडिक कैरेक्टर हम इसका कैसे डिफाइन करेंगे, हमने एसिड में पढ़ा था कि जो हमें हाइड्रोनियम आयन दे उसे हम एसिड बोलते हैं, या फिर H+ मिलना चाहिए। ठीक है, तो HCl की बात करें तो HCl टूटने के बाद H+ और Cl- देता है। अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ये आपको हाइड्रोनियम आयन भी देता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन भी देगा।
तो इस तरह आप इसका एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन करेंगे। अब चलते हैं आगे। पहला, एक्शन विद मेटल्स। एक्शन विद मेटल्स में कल भी बात हुई थी। अगर हम कोई भी मेटल ले लें, मान लीजिए पोटेशियम ले लिया हमने, उसकी रिएक्शन करा दी किससे, HCl से, ठीक। तो मेटल प्लस एसिड आपको क्या दे रहा था, KCl सॉल्ट दे रहा था, और H2 गैस जो हो रही थी वो आपकी इवॉल्व हो रही थी, ठीक। तो ये आपको जर्नल रिएक्शन याद रखनी है। इस तरह आप किसी भी मेटल के साथ इसकी रिएक्शन इजीली करा पाएंगे। एक और मेटल की बात कर ले तो Ca प्लस HCl क्या देगा, CaCl2 प्लस H2, ठीक। कोई भी मेटल ले लेंगे, अगर Zn ले लेंगे, HCl ले लेंगे, तो क्या दे देगा, ZnCl2 प्लस H2, ठीक। तो कुल मिला के आपको आखिर में यही मिलेगा जो ये रिएक्शन आपको जनरली बताई जा रही है, ठीक। अब आगे बात करें मेटल ऑक्साइड की। ठीक, एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। तो एक चीज याद रखिए, दो वर्ड हैं जो आपको आगे भी काम आएंगे। पहला है MOB। M मतलब मेटल, O मतलब ऑक्साइड, B मतलब बेसिक। यानी मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो आपकी बेसिक नेचर की होती हैं। अगर दूसरे वर्ड की बात करें तो नॉन मेटल ऑक्साइड आपकी एसिडिक नेचर की होती है। ये आपको बहुत जगह यूज होने वाला है, ठीक। तो ये यहां पे कैसे यूज होगा, इसमें हम यूज करेंगे पहला वाला मेटल ऑक्साइड। कोई मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, CaO ले लिया, उसकी HCl से रिएक्शन करा दी, ठीक। तो ये आपका किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ये आपका किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो आपको क्या मिलेगा, बेसिक प्लस एसिडिक क्या मिलता है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। तो सिंपली आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करानी है, यानी CaCl के साथ रिएक्शन करेगा, HO के साथ करेगा, तो आपको क्या मिलने वाला है, CaCl2 प्लस H2, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर किसी और ऑक्साइड की बात कर लें तो ZnO प्लस HCl क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस H2O, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स के साथ। अब देखते हैं मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ भी देख लेते हैं। मेटालिक ऑक्साइड, अब मेटालिक हाइड्रोक्साइड, ठीक। हाइड्रोक्साइड के साथ अगर बात करें तो NaOH प्लस HCl, ठीक है। तो ये भी आपको क्या देगा, ठीक। तो चाहे मेटल ऑक्साइड हो चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड हो, उसमें आपको क्या मिलने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका एक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मेटल की कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करा लेते हैं। ठीक, मेटल कार्बोनेट्स प्लस HCl आपको क्या देगा? H2CO3, ठीक, या फिर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें Na2CO3 प्लस HCl, ठीक है। तो कार्बोनेट्स क्या इवॉल्व करता है आपका? पहली चीज CO2, बहुत पुरानी बात है ये। दूसरा क्या इवॉल्व होगा? सीधा दिख रहा है, सॉल्ट इवॉल्व होगी यानी NaCl, और आखिरी में जो बचा वो क्या बचा? वाटर बचा, ठीक। तो मेटल कार्बोनेट्स के साथ HCl की रिएक्शन आप कराएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? पहले उस मेटल की क्लोराइड मिलेगी, दूसरा क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होते हुए मिलेगी। अगर मेटल बाइकार्बोनेट्स दिया है आपको, ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट्स, ठीक। मेटल बाइकार्बोनेट्स के केस में भी आपको वही चीजें मिलेंगी जो आपको कार्बोनेट्स के केस में मिल रही थी। एग्जाम्पल के लिए ठीक, क्या मिलेगा? NaCl, H2O, CO2, ठीक। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे, मेटल बाइकार्बोनेट्स मेटल कार्बोनेट्स की बात हो गई। अब आगे चलते हैं तो मेटल की बात करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में, हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में, ठीक। तो एक्शन ऑफ HCl विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स क्या है? ठीक, ज्यादातर कंफ्यूजन होती है सल्फेट में, सल्फाइड में और सल्फाइड में, ठीक। तो सल्फाइड आपका क्या होता है? Na2S। सल्फाइड आपका, सल्फेट आपका होता है SO4 और सल्फाइड्स आपका होता है SO3, ठीक है। तो अब रिएक्शन करा के देखते हैं HCl प्लस मेटल सल्फाइड यानी Na2SO3, ठीक। Na2SO3 क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा पहली चीज जो आपको कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के केस में मिल रही थी, CO2 गैस, इस केस में आपको मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी चीजें वही सेम है, H2O प्लस NaCl, ठीक। तो याद रखना है सल्फाइड्स का हो, बाइसल्फाइड्स का हो, तो आपको उसमें क्या मिलेगा? SO2 गैस इवॉल्व होते हुए मिलेगी। अब बात करते हैं सल्फाइड्स की, ठीक। सल्फाइड्स, तो सल्फाइड्स के केस में क्या होगा? ठीक, HCl प्लस सल्फाइड्स, ठीक। मान लीजिए हमने लिया Na2S, उसकी रिएक्शन आपने कराई किससे? HCl से। तो यहां पे जो गैस इवॉल्व होती है वो होती है H2S प्लस NaCl, ठीक है। तो सल्फाइड्स की केस में आपको कौन सी गैस मिलती है? H2S गैस मिलती है,
ठीक, H2S गैस इवॉल्व होते हुए मिलेगी, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, तो ये केस था आपका सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स का। अब चलते हैं आगे नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स में, तो नाइट्रेट्स के केस में आपका इंपॉर्टेंट केस आता है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक, तो पहली चीज जो आपका सिल्वर होगा, लेड होगा, ये आपका किस में रिएक्ट करेगा? डाइल्यूट के केस में रिएक्ट कर जाता है, लेकिन बाकी के लिए आपको क्या चाहिए है? कंसंट्रेटेड HCl की जरूरत पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट केस है, देखिएगा यहाँ पे AgNO3 की रिएक्शन हमको करानी है किससे? HCl से। ठीक, तो आपको क्या मिलता है? HNO3 प्लस HNO3 प्लस AgCl। ठीक, AgCl ये आपका होता है कर्डी वाइट PPT। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। चलो, कर्डी वाइट PPT आपको मिलेगा। ठीक, इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब ये क्या होता है? बाकी के केस में तो आपको सिंपली प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन इसके केस में आपको कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अब लेड नाइट्रेट की बात कर ले, तो लेड नाइट्रेट के केस में आपको क्या मिलेगा? ठीक, फिर से आपको क्या मिलेगा? नाइट्रिक एसिड मिलेगा, और क्या मिलेगा? PbCl2। ठीक है, इसका भी कैसा टेक्सचर होगा? कर्डी होगा। ठीक, कलर तो आपका लेड पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपका नेचर कैसा होगा? कर्डी होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। थायोसल्फेट। ठीक है, थायोसल्फेट क्या होता है? ठीक, जिसमें H2O3 जुड़ा हो, उसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं, तो यहां पे तो आपको SO2 तो मिलेगी। ठीक है, और क्या मिलता है? सल्फर की प्रेसिपिटेट मिलेगी। ठीक, और क्या मिलेगा? H2O मिलेगा और सॉल्ट मिलती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी? सल्फाइड्स की, तो उसमें आपको SO2 मिल रहा था, और यहां पे SO2 और सल्फर की प्रेसिपिटेट भी आपको मिलती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो इस केस में आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल रही है और सल्फर मिल रहा है, उस केस में आपको केवल सल्फर डाइऑक्साइड ही मिल रही है। ठीक, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मेटल नाइट्रेट्स की। ठीक है, तो पहले भी बता चुके हैं मेटल नाइट्रेट्स को डिसॉल्व होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कंसंट्रेटेड HCl की। और बाकी जो आपके सिल्वर था और लेड था, उनको किसकी जरूरत पड़ती है? डाइल्यूट HCl की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाकी जो आपके मेटल नाइट्रेट होंगे, उनको कंसंट्रेटेड HCl की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें KCl की, KNO3 प्लस HCl की, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? HNO3 प्लस KCl। ठीक, तो बस डिफरेंस कितना है? ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का। आपको दो केस याद रखने, बाकी सब में कंसंट्रेटेड की ही जरूरत पड़ेगी नाइट्रेट्स के केस में। ठीक, अब चलते हैं आगे। लास्ट है आपकी रिएक्शन
लास्ट में क्या है, एक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक, ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होगा। तो MnO2 की रिएक्शन अगर HCl से कराते हैं तो आपको H2O मिलता है और MnCl2 मिलता है। ठीक, अगर KMnO4 से कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, MnCl2 तो मिलेगा, H2O भी मिलेगा और क्या मिलेगा, KCl मिलेगा। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन हो रहा है तभी यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। तो यहां पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। अब एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रीजिया। अब अगर बात करें एक्वा रीजिया की, ठीक, तो एक्वा रीजिया होता क्या है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक, बस इतना। अब बात करें एक्वा रीजिया की तो केवल कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 कोई मिला के आपका काम नहीं बनेगा, डिपेंड करता है इनके रेशियो पे। ठीक है, तो इनका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखना है, HNO3 के पास 3 है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे, ये कितने रेशियो में रहेगा, 1 में रहेगा। ठीक, तो ये रेशियो आपको याद रखना है। ठीक, तो एक्वा रीजिया कोई पूछता है तो कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, इतना कह के बात नहीं खत्म होगी, बात खत्म होगी रेशियो बताने के बाद। ठीक, अब चलते हैं आगे, होता क्या है कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 को मिलाने के बाद। ठीक, तो जो HNO3 है वो किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, HCl को, और फॉर्म करता है आपका NOCl, जिसे बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक, नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर और नेसेंट क्लोरीन। ठीक, नेसेंट क्लोरीन। अब ये नेसेंट क्लोरीन जो होता है वो आपका एटॉमिक स्टेट में होता है तो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक, ये किसी भी मेटल के साथ मिलके उसकी सॉल्युबल क्लोराइड बना देता है। अगर बात करें गोल्ड की और प्लैटिनम की, तो ये आपका AgCl3 और PtCl3 बना देता है। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आता है कि कोई भी ज्वेलरी साफ करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, या फिर आप जानते होंगे गांव वाँव अगर गए होंगे तो वहां आते हैं, कहते हैं 50 रुपए में हम आपकी ज्वेलरी को साफ कर देंगे। तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, एक्वा रीजिया होता है, उसमें वो डालते हैं तो उसकी फर्स्ट लेयर जो होती है गोल्ड या प्लैटिनम की वो सॉल्युबल हो जाती है, क्लोराइड बना के नीचे बैठ जाती है, और बाकी चीजें क्या हो जाती है, साफ चमकती हुई गोल्डन चेन निकल आती है। तो उनमें रिएक्शन क्या कराते हैं, AgCl3। तो कुल मिला के आपका क्या होता है, गोल्ड भी जाता है, उल्टा आप 50 रुपए भी उनको देते हैं। ठीक, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, उनके सॉल्यूशन में क्लोराइड नीचे बैठ जाती है। अब चलते हैं आगे, क्या है यूजेस ऑफ HCl। ठीक, तो यूजेस ऑफ HCl में
आपकी बुक में कई यूजेस दिए हुए हैं, लेकिन बेसिकली यूज किस में होता है, आपका मेडिसिन वगैरह में, या मेडिसिन वगैरह में ज्यादातर यूज होता है। तो यूजेस आप देख लीजिएगा, यूजेस में बताने वाला कुछ नहीं है। आखिरी में है आपका टेस्टिंग ऑफ HCl। टेस्टिंग ऑफ HCl कैसे पता करेंगे, बहुत बार बता चुके हैं। पहली चीज उसकी पंजेंट स्मेल से, दूसरी चीज कल वाले लेक्चर में बताई थी, अगर हम HCl गैस में NH4OH डिप करी हुई ग्लास ट्यूब लेके जाते हैं तो व्हाइट फ्यूम फॉर्म होती है जो आपकी NH4Cl बना रही होती है। ठीक, एक प्रेजेंस वो सबसे जरूरी है लैब में, अगर प्रैक्टिकल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है HCl के चैप्टर से, तो वो यही होगा कि NH4OH और NaOH में आप कैसे पता लगाएंगे NH4OH कौन सा होगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, HCl डिप की हुई एक ग्लास ट्यूब NH4OH के ऊपर लेके जाएंगे तो वहां पे आपकी व्हाइट डेंस फ्यूम फॉर्म होगी जो आपकी NH4OH ही केवल फॉर्म करती है, और वो होता क्या है, NH4Cl। ठीक, तो ये डिफरेंट टेस्टिंग डिफरेंट चीजों के साथ आज खत्म करते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड HCl। अब नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।